हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट कर चुके थे और उसके क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, अब हम पढ़ना है हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम क्यों पढ़ रहे हैं वो हमें धीरे धीरे पता लगेगा, ये टॉपिक बीच में क्यों आ रहा है। ये डायग्राम हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसकी बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने क्या पढ़ा था, पहले हम स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं। स्पेक्ट्रम वर्ड एक बार पहले और आया है, ये कहाँ आया है, ये रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स में आया था। ठीक है, रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक्स थे वो ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। रदरफोर्ड का पहला ड्रॉबैक तो ये था कि अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों ही अपोजिटली चार्ज हैं। ठीक है, और मैक्सवेल के हिसाब से अगर अपोजिटली चार्ज एक दूसरे के अराउंड मूव करते हैं तो मूव करने में ये अपनी एनर्जी लूज करेंगे। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कोई रेस लगाते हैं तो कोई भी ट्रैक के चारों तरफ भागता है। जैसे अगर हम भी ट्रैक के चारों तरफ भागेंगे सर्कुलर पाथ में तो हमारी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसी तरीके से इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो इसकी एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, धीरे धीरे कम होनी चाहिए। और अगर एनर्जी कम होगी तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पास आता जाएगा न्यूक्लियस के। और जैसे जैसे ये पास में आएगा तो ये इस तरीके से स्पाइरल पाथ कवर करते हुए न्यूक्लियस से बिल्कुल जाके मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से तो एटम अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन क्या एटम अनस्टेबल होता है? एटम अनस्टेबल नहीं होता, एटम स्टेबल होता है। तो ये ड्रॉबैक था। दूसरा क्या पॉइंट था हमारे पास? दूसरा पॉइंट था स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम का पॉइंट जैसे मैंने बताया था, स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है रेनबो की तरह। रेनबो और स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं बताऊंगा। देखो क्या होता है, जैसे प्रिज्म है हमारे पास, अगर प्रिज्म में से किसी भी एनर्जी को या लाइट को पास किया जाए तो ये इसे 7 कलर्स में स्प्लिट कर देती है। अलग अलग 7 कलर में क्या करेगी, स्प्लिट करेगी। ये स्क्रीन लगी हुई है तो ये जो पार्ट है ये हमारे पास 7 कलर दिखाई देंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम या रेनबो हम इसे बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्म होगा। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू एनर्जी लूज करना चाहिए। अगर इस लूज एनर्जी को हम प्रिज्म में से बाहर निकालें तो एनर्जी यहां से कंटिन्यू आ रही है, और कंटिन्यू एनर्जी अगर प्रिज्म में से जाएगी तो यहां पर जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए वो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, कंटिन्यू स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, क्योंकि एनर्जी कंटिन्यू आ रही है। लेकिन एक्चुअल में जो स्पेक्ट्रम बना था प्रैक्टिकली वो कैसे बना था, हाइड्रोजन के लिए जब स्पेक्ट्रम बनाया गया तो वो लाइन स्पेक्ट्रम बना था। लाइन स्पेक्ट्रम मतलब यहां पर स्पेक्ट्रम बना, एक लाइन आई, उसके बाद यहां तक कुछ नहीं आया, उसके बाद फिर एक दो लाइन यहां पर आई, उसके बाद यहां कुछ नहीं आया, उसके बाद फिर एक दो लाइन यहां पर आई, फिर आगे कुछ नहीं आया। तो ये जो स्पेक्ट्रम था ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था। मतलब यहां बना फिर रुक गया, फिर यहां बना फिर रुक गया, फिर यहां बना फिर रुक गया। ठीक है, तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है वो कंटिन्यू लूज नहीं कर रहा, वो रुक रुक के एनर्जी लूज कर रहा है। रुक रुक के एनर्जी लूज करने का मतलब पहले एनर्जी लूज हुई, उसके बाद फिर नहीं हुई, फिर कुछ टाइम बाद फिर लूज हुई, फिर नहीं हुई, फिर कुछ टाइम बाद फिर लूज हुई, फिर नहीं हुई। ठीक है, तो ऐसे कौन से रीजंस थे ये रदरफोर्ड के मॉडल से समझ में नहीं आते। रदरफोर्ड का मॉडल सिंपल, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और ये बस चक्कर लगाएगा, इसके आगे कुछ नहीं। रदरफोर्ड का मॉडल बस इतना ही है। ठीक है, तो अब देखो इसमें स्पेक्ट्रम के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं। स्पेक्ट्रम के बारे में हम डिटेल में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जितनी भी डिस्कवरी होती है एटॉमिक बेस पर वो स्पेक्ट्रल लाइन से ही डिस्कवरी होती है। एटम ऐसा तो नहीं है कि हम झांक के देख लें कि एटम की स्ट्रक्चर किस तरीके से। अगर ऐसा पॉसिबल होता कि हम एटम को देख लेते तो हमें इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं होती। हम सीधा एटम की स्ट्रक्चर देखते और पेपर पर ड्रॉ कर देते कि ऐसा एटम होता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं ये धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और उनसे जो रिजल्ट सामने आ रहा है उन्हीं से हम धीरे धीरे आगे का मॉडल तैयार करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो एक एक्सपेरिमेंट था वो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड था। वो क्या एक्सपेरिमेंट था, इसमें क्या किया गया, इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाया गया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस तरीके से, हमने हाइड्रोजन गैस को एक ग्लास ट्यूब के अंदर फिल किया। ये ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस को फिल कर लिया।
और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई। जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से इन एटम के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, और जब इनके अंदर एनर्जी आ जाएगी तो ये एनर्जी को वापस इमिट भी करेंगे, रिलीज भी करेंगे जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है। और जो एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है उस रिलीज एनर्जी को हमने प्रिज्म में से निकाल लिया, ठीक है। और जब इस एनर्जी को प्रिज्म में से निकाला गया तो प्रिज्म में से निकालने के बाद ये स्पेक्ट्रम बनाएगा जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम देखो किस तरीके से होता है। ये जो पार्ट है जिसके अंदर हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं जिसे हम रेनबो बोलते हैं, ये क्या पार्ट है हमारे पास, ये हमारे पास रेनबो जिसमें 7 कलर्स स्प्लिट होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि जितना हमें दिखाई देता है सिर्फ उतना ही है, नहीं, एनर्जी तो यहाँ से भी स्प्लिट होती है। जब हाइड्रोजन से स्पेक्ट्रम बनाया गया तब पता चला कि एनर्जी सिर्फ इतनी नहीं है जितनी हमें दिखाई दे रही है, एनर्जी तो और भी आगे और नीचे तक जाती है, इसकी रेंज बहुत बड़ी है। लेकिन जो सिर्फ विजिबल वाला पार्ट है वो विजिबल वाला पार्ट सिर्फ इतना है जिसे हम क्या बोल देते हैं, रेनबो। और ये कंप्लीट पार्ट को बोला जाता है स्पेक्ट्रम। ये कंप्लीट पार्ट क्या है हमारे पास, स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो समझ में आया होगा कि रेनबो और स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस है। एक बार फिर क्लियर करता हूं। प्रिज्म में से जब भी लाइट को निकाला जाएगा तो ये लाइट स्प्लिट होगी बहुत बड़ी रेंज के अंदर, ठीक है। इस तरीके से ये अलग अलग वेवलेंथ में स्प्लिट हो गई। इसमें से सिर्फ एक कुछ पार्ट ऐसा है 7 कलर्स वाला जो हमें दिखाई देगा जिसे हम बोल देते हैं रेनबो, ठीक है। और कंप्लीट पार्ट जिसमें इंफ्रारेड लाइट भी होती है, यूवी लाइट भी होती है, सब टाइप की रेडिएशंस आती हैं, इन कंप्लीट रेडिएशन वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यह है हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में सबसे पहले जो रिजल्ट दिए थे वो रिजल्ट दिए थे बामर ने, ठीक है। अब बामर ने क्या रिजल्ट दिया, बामर ने जो रिजल्ट दिया उसने सबसे पहले विजिबल रेंज के बारे में ही रिजल्ट दिया। विजिबल रेंज के बारे में उसने ये बोला कि अगर मैं विजिबल रेंज की, जैसे मैंने बताया कि प्रिज्म से लाइट को निकालेंगे तो एक छोटे से पार्ट में ही विजिबल आएगा, बाकी का ऊपर और नीचे यूवी, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रीजन आएगा। तो बामर ने बोला कि अगर इस विजिबल रेंज की वेवलेंथ निकाली जाए, कि इसमें जैसे विबग्योर होता है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ये विबग्योर होता है, ठीक है। तो इसमें विबग्योर की रेंज में जब भी हम इसकी वेवलेंथ निकालेंगे तो वेवलेंथ निकालने के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो ये फॉर्मूला आएगा, 1/λ इज इक्वल टू 109677 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n2 क्या है, n2 जहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल पर जंप लगाता है उसे हम क्या बोलेंगे, n2 बोलेंगे, ठीक है। तो ये बताया बामर ने, 1/λ इज इक्वल टू 109677 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये किसके लिए था, ये सिर्फ और सिर्फ विजिबल रेंज के लिए था। अब मैंने बताया कि स्पेक्ट्रम में सिर्फ विजिबल रेंज तो नहीं होती, स्पेक्ट्रम में तो यूवी लाइट भी होती है, स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड रेंज भी होती है। तो इसके बाद साइंटिस्ट आया रेडबर्ग। रेडबर्ग ने क्या किया, रेडबर्ग ने एक जनरल फॉर्मूला निकाला, और वो जनरल फॉर्मूला क्या था, वो जनरल फॉर्मूला है हमारे पास 1/λ इज इक्वल टू 109677 मल्टीप्लाई बाय 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। 1/λ को हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम वेव नंबर भी बोलते हैं, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये पढ़ा है। तो ये वेव नंबर का और वेवलेंथ निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ से जो यूनिट आएगी वो यूनिट आएगी सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब अगर हम यहाँ पर 109677 लेते हैं तो ये क्या यूनिट देगा हमें, सेंटीमीटर इनवर्स देगा, ठीक है। टर्म्स हमें पता है, लैम्डा क्या है यहाँ पर, लैम्डा है वेवलेंथ। 109677 को हम डिनोट करेंगे RH से, जिसे रेडबर्ग कांस्टेंट भी बोला जाता है। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। n1 एंड n2 क्या है, n1 एंड n2 है नंबर ऑफ ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जंप लगाता है, ठीक है। डिस्कस करेंगे इसे हम धीरे धीरे करके। तो समझ में आया होगा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा इसमें कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। जब हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए पता लगाने
तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए सबसे पहले बताया था बामर ने किसके लिए बताया था हमें? सिर्फ विजिबल रेंज के लिए। विजिबल रेंज के लिए फॉर्मूला था 1/109677 मल्टीप्लाई बाय 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद रेडबर्ग ने ये जनरल फॉर्मूला निकाल दिया, ये किसी भी ऑर्बिट के लिए हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस डायग्राम के बारे में और इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन के बारे में। ये हमारे पास एक डायग्राम है। अब ये लाइन स्पेक्ट्रम किस तरीके से होता है और कैसे काम करता है ये देखते हैं। देखो, एक्चुअल में N1 और N2 को इस तरीके से डिफाइन करेंगे हम लोग, जिससे एक बार में ही फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। हमारे पास ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास ये शेल्स हैं। ठीक है, ये शेल है हमारे पास अंदर वाला शेल जिसे हम बोलेंगे N1 और ये शेल है हमारे पास बाहर वाला शेल जिसे हम बोलेंगे N2। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है तो वो किसी शेल से भी किसी भी शेल में जंप लगा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट शेल पर ही जंप लगाए या सेकंड शेल पर ही जंप लगाए। तो जब वो N2 से किसी भी शेल पर जंप लगाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज डिफाइन करेंगे। सीरीज डिफाइन करने का मतलब यह है, ये देखो लाइंस पर ध्यान देना। अब जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से, मतलब ये देखो ये लाइन n=7 से स्टार्ट हो रही है, ये लाइन n=6 से स्टार्ट हो रही है, ये लाइन n=5 से स्टार्ट हो रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन ने किसी भी शेल से जंप लगाना स्टार्ट किया और वो कहां पर आकर रुका? n=1 पर आकर रुका। तो अगर वो n=1 पर आता है ऊपर से किसी भी शेल में, तो उसे हम बोलेंगे लाइमन सीरीज। ठीक है, और इस सीरीज की जो रेंज होती है स्पेक्ट्रम में, वो होती है हमारे पास यूवी लाइट की फॉर्म में, अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, ये दिखाई नहीं देती हमें। ठीक है, बामर की बात करें तो बामर क्या है? देखो, किसी भी शेल से अगर इलेक्ट्रॉन n=2 पर जंप लगाता है, देखो ये लाइन n=2 वाली है, अगर n=2 पर जंप लगाता है तो इस सीरीज को बोला जाएगा बामर सीरीज। बामर सीरीज, ये सीरीज हमारे पास विजिबल सीरीज होती है। मतलब यहां से जो स्पेक्ट्रम निकलेगा वो हमें किसी ना किसी कलर का जरूर दिखाई देगा। ठीक है, विबग्योर हमारे पास कलर होते हैं, वो हमें जरूर दिखाई देंगे। इसके बाद है हमारे पास पाश्चन। पाश्चन का मतलब क्या है? किसी भी शेल से n=3 पर अगर जंप लगाता है, ऊपर के किसी भी शेल से n=3 पर जंप लगाता है, तो ये होगा पाश्चन सीरीज और इसे हम बोलेंगे इंफ्रारेड। IR लिख देता हूं मैं, इंफ्रारेड रेंज, ये भी दिखाई नहीं देती है। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब n=4 पर अगर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो उसे हम बोलेंगे ब्रैकेट, ये भी इंफ्रारेड है। आगे की जितनी भी है सब इंफ्रारेड है। ठीक है, n=5 पर आया तो फुंड और n=6 पर आया तो हम फरी। ऐसे कंटिन्यू आगे हैं, लेकिन इतना आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो बामर, पाश्चन या ब्रैकेट तक ही सॉल्व हो जाते हैं। फुंड और हमफरी से बहुत कम क्वेश्चन आएगा। इसे हायर इंफ्रारेड भी बोल देते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इंफ्रारेड ही इसका याद रखना है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है जिसमें हमें सिर्फ ये पता करना है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल से कौन से शेल पर जंप लगाता है, और N1 और N2 अगर हमारे डिसाइड हो गए तो हम लैम्बडा यहां से पता लगा सकते हैं कि किस वेवलेंथ का यहां पर इलेक्ट्रॉन जंप लगा सकता है। ठीक है, अब एक एक करके सभी के फॉर्मूले देख लेते हैं किस तरीके से फॉर्मूले। जनरल फॉर्मूला तो हमें याद हो ही चुका है, देखते हैं। अगर हम लाइमन सीरीज की बात करें, लाइमन सीरीज के लिए फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू, इसके लिए n1 कितना है? 1, तो 109677 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n2 हम यहां पर डिफाइन किस तरीके से करेंगे? 1 पर तो जंप लगा ही रहा है, तो n2 मिनिमम 2 से तो स्टार्ट होना ही चाहिए, 2 3 4 इस तरीके से। ये लाइमन सीरीज के लिए रेंज क्या थी? इसकी रेंज थी यूवी लाइट। ठीक है, लाइमन के बाद बामर की बात करें, बामर हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू 109677 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स तो यूनिट है ही। n1 क्या है यहाँ पर? 2, एंड n2 क्या होगा? n2 देखो 3 से स्टार्ट होगा मिनिमम, 3 4 5 कंटिन्यू आगे। इसी तरीके से पाश्चन
हाँ, बामर के लिए जो रेंज होगी वो क्या थी हमारे पास, विजिबल रेंज थी। बामर सीरीज से अगर स्पेक्ट्रम बनता है तो वो हमें दिखाई देता है 1 बाय लैम्डा 109677, 1 बाय 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। n1 क्या है यहाँ पर 3 एंड n2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 5 6 एंड कंटिन्यूअसली। ब्रैकेट सीरीज 1 बाय लैम्डा 109677, 1 बाय 4 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, n1 क्या है यहाँ पर 4, n2 क्या है 5 6 कंटिन्यूअसली। ठीक है, ब्रैकेट के बाद फुल एंड उसके बाद हम फरी, तो आगे के फॉर्मूले हम इस जनरल तरीके से लिख ही सकते हैं। तो ये था हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जितना हमारा जेईई एंड नीट के सिलेबस में है ये कंप्लीट आ चुका है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, सिर्फ यही फॉर्मूला है और ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस में हमें इन्हें ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, N1 1 से स्टार्ट करना है हमें, 1 2 3 4 5 6 के लिए लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फुंड एंड हमफरी, ये हमें सीक्वेंस में ही याद रखने होंगे। ठीक है, तो किसके N1 किसके लिए क्या होगा, ये एक बार अगर हमें याद हो जाए तो हम इसके क्वेश्चन बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट फोकस होगा वो नेक्स्ट फोकस होगा हमारा इनके क्वेश्चंस पर। तो देखो अब इनके हम क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम हायर लेवल के क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बामर सीरीज से ही रिलेट है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन इन द बामर सीरीज। कैलकुलेट द वेवलेंथ in the first line of Balmer series. ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अभी जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ही बारे में ही बात कर रहे हैं। जब हम नील्स बोर का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उसके बाद हम अदर आयंस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फोकस रखना है, सिर्फ ये हाइड्रोजन के बारे में ही बात चल रही है। हाँ, तो देखो सबसे पहली बात, हम सबसे पहले क्या पूछा गया है वेवलेंथ, तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूले के बारे में हमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, हमें दिमाग लगाना ही नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर आएगा। न्यू बार इज इक्व टू 1 बाय लैम्डा इज इक्व टू 109677, 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं n1 और n2 की वैल्यू कैसे रखेंगे। सबसे पहले सीरीज कौन सी दी गई है, बामर। बामर सीरीज के लिए n1 होता है 2, हमें पता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें n2 क्या होगा, n2 के लिए इसने बोला है फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन कैसे मिलेगी। सबसे पहली डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो सबसे पहली जो लाइन थी वो 3 से 2 वाली ही थी। ठीक है, मतलब फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पर जंप करेगा। सेकेंड लाइन जब इलेक्ट्रॉन 4 से 2 पर जंप करेगा। थर्ड लाइन जब इलेक्ट्रॉन 5 से 2 पर जंप करेगा। जैसे जैसे हम कंटिन्यू आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज होती जाएंगी। तो 1 बाय लैम्डा इज इक्व टू 109677, 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर। बस अब सिंपल हमें कैलकुलेशन करनी है। 109677 यूनिट हमें पता है, यूनिट ये सेंटीमीटर इनवर्स की चलती है। ये क्या आएगा हमारे पास 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9। एलसीएम लेना है, 1 बाय लैम्डा इज इक्व टू 109677, 5 बाय 36। ठीक है, हमें निकालना है वेवलेंथ, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं। लैम्डा आएगा 36 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 109677, और जब रेसिप्रोकल किया तो यूनिट भी उल्टी हो जाएगी, सेंटीमीटर से यूनिट हो जाएगी हमारे पास, सॉरी सेंटीमीटर इनवर्स से यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर के अंदर। मल्टीप्लाई करेंगे और कट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6.565 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू माइनस 5 सेंटीमीटर।